मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला चैप्टर अकाउंटेंसी का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्त पालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो लुकास पासियोली ने। लुकास पासियोली जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे और वो इटली से थे। और उन्होंने इसका पुस्तपालन का आविष्कार किया था। उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा, लुकास पासियोली। दूसरा, लुकास पासियोली रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो लुकास पासियोली इटली के रहने वाले थे। ऑप्शन ए, टू का ऑप्शन ए। उसके बाद बच्चों, लुकास पासियोली एक प्रसिद्ध डैश थे। तो लुकास पासियोली एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन बी, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये 1494 में ये पहला प्रकाशित हुआ। ऑप्शन सी होगा 4 नंबर का। ठीक है बच्चों, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको लेखांकन कहते हैं, अकाउंटिंग। ऑप्शन बी लेखांकन है। लेखांकन क्या है? तो दोनों है, ये विज्ञान भी है और कला भी है। ऑप्शन सी, लेखांकन शुरू होता है। लेखांकन शुरू होता है तो लेखांकन शुरू होता है, पुस्त पालन जब समाप्त होता है तब। तो ऑप्शन ए, 7 का ऑप्शन ए। लेखांकन का उद्देश्य निम्न है। तो लाभ एवं हानि की गणना करना, व्यवसायिक स्थिति का प्रदर्शन, विभिन्न वर्गों के लिए सूचना उपलब्ध कराना, ये सभी होगा। इनमें से सभी, ऑप्शन डी, क्योंकि ये सब के लिए हम लोग लेखांकन करते हैं, सब कुछ जानने के लिए। लेखांकन में लिखे गए हैं, लेखे किए जाते हैं। कौन से लेखे किया जाता है? कौन सा इवेंट लिया जाता है? तो जिसको हम लोग पैसा में नाप पाएंगे उसी को लेते हैं। तो ऑप्शन बी, मुद्रक मात्रा में, क्योंकि पैसा से जो भी इवेंट नापा, तोला, मतलब कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग लेते हैं, इसलिए मुद्रक मात्रा में। निम्नलिखित में से किसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा? तो कर्मचारियों की गुणवत्ता, ये ऑप्शन सी होगा। ये इसलिए नहीं दर्ज किया जाएगा क्योंकि गुणवत्ता जो है वो हम लोग पैसे से नहीं नापते हैं, इसीलिए। बाकी सारा ऑप्शन जो है वो हम लोग पैसे से नापते हैं, इसीलिए वो आएगा। तो ऑप्शन सी होगा 10 का। लेखांकन में निम्न गुणात्मक विशेषताओं का होना आवश्यक है। ऑप्शन डी, और इनमें से सभी, क्योंकि वो विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, विश्वास करने लायक भी होना चाहिए, प्रासंगिकता भी होना चाहिए, मतलब रिलेटेड भी होना चाहिए, और तुलनीयता भी होना चाहिए, मतलब हम लोग तुलना कर सकें, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये सब होगा। लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता हैं। कौन कौन इसके उपयोग करता है? तो सभी, इनमें से सभी, लेनदार भी हैं, निवेशक भी है, ग्राहक, ये सब बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं उसको देखते हैं, समझते हैं, फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर आगे उसमें पैसा लगाते हैं। तो इनमें से सभी होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। लेन देन का अर्थ है, लेन देन का अर्थ क्या है? तो माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, ये है। क्योंकि माल और सेवा दोनों होना चाहिए, और दोनों वैसे ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिसको पैसे में हम लोग तोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी होगा। माल का अर्थ है, माल का अर्थ क्या है? तो संपत्ति के रूप में व्यवहार की जाने वाली वस्तु, ये है माल का अर्थ। ऑप्शन बी, निम्न में लेखांकन का उद्देश्य है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा। क्यों ऑप्शन डी होगा? ये पूंजी एवं दायित्व का ज्ञान, रोकड़ एवं बैंक शेषों का ज्ञान, लाभ एवं हानि का ज्ञान, ये सभी को जानने के लिए हम लोग लेखांकन करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा। निम्न में कौन काल्पनिक संपत्ति है? काल्पनिक संपत्ति, जैसे कि बिजनेस जो लगता है उससे पहले जो भी खर्चा होता है उस काल्पनिक कहते हैं। तो जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय जो है वो बिजनेस खड़ा होने से पहले, जैसे जमीन खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, या फिर और कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करने में जो खर्चा हुआ जितना भी, वो सब प्रारंभिक व्यय में आता है, तो इसीलिए ये काल्पनिक है। निम्नलिखित में कौन अमूर्त संपत्ति है?
अमूर्त संपत्ति मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो ट्रेडमार्क जो है वो एक अमूर्त संपत्ति है। 5 लाख मूल्य के माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रहतिया का शेष 50,000 था। यह एक डैश है, तो यह एक घटना है। जैसे 5 लाख रुपए का माल हम लोगों ने बेचा, उसके बाद 50,000 का माल रह गया, ये क्या है? तो ये घटना है, एक इवेंट है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन चल दायित्व है? चल दायित्व मतलब करंट लायबिलिटी, जो 1 साल से जो पहले चुका दिया जाए उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी होगा। क्रेडिटर, अर्नियर्ड इनकम और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है? ये सब है चल रहे। तो लेनदार, अनुपार्जित आय, बैंक अधिक विकर्ष, ये सब जो है 1 साल से पहले चुका दिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन मूर्त संपत्ति है? मूर्त संपत्ति मतलब जिसको छू सकते हैं, तो ऐसा कौन सा है? तो मूर्त संपत्ति में जिसको छू सकते हैं वो सभी है। इनमें से सभी, बिल्डिंग को भी छू सकता है, प्लांट को भी, मशीन को भी, सभी। अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। फिक्स्ड एसेट में क्या सम्मिलित होते हैं? तो फर्नीचर। बाकी सब जो है वो अचल संपत्ति मतलब फिक्स्ड एसेट, मतलब कि जिसका 1 साल से ज्यादा जो रहे। तो फर्नीचर जो है हम लोग खरीदते हैं बिजनेस के लिए, तो 1 साल से ज्यादा रखते हैं, इसीलिए उसको ऑप्शन सी होगा, फर्नीचर होगा। लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता नहीं है। कौन उपयोगकर्ता नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, माइनर्स, अवयस्क। जो बच्चे होते हैं, जो 18 साल से कम होते हैं, वो उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, तो पहले वो यूज नहीं करते, इसीलिए माइनर्स होगा, अवयस्क होगा। बाकी सब यूज करता है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं होगा। प्रबंधन लेखांकन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो ऑप्शन सी, लेन देन से संबंधित प्रबंधन की एक अभिलेख तकनीक। ऐसा रिकॉर्डिंग टेक्निक जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, इसीलिए। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे। 24 नंबर, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता में शामिल है। कौन क्या शामिल है? तो इनमें से सभी, कर्मचारी भी उपयोग करते हैं, सरकार भी उपयोग करती है और लेनदार भी उपयोग करते हैं। एक बिजनेस का ये सब का, अकाउंटेंसी का ये सब कोई उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक लेनदेन नहीं है? तो ऑप्शन सी, व्यापार के पैसे से बेटे के लिए साइकिल खरीदना। हम लोग जो है, जो बिजनेस है, जैसे ऑप्शन ए जो है, व्यापार के लिए कंप्यूटर खरीदना, कर्मचारियों को वेतन देना, ये सब बिजनेस के को चलाने के लिए किया जा रहा है। पर जब अपने बेटे के लिए कोई लेता है, तो वो बिजनेस को चलाने के लिए वो खर्चा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। समझे बच्चों? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन चल संपत्ति है? मतलब करंट एसेट, जिसका 1 साल से वैल्यू पहले ही, मतलब उसको या तो बेच दिया जाता है या तो पहले ही वो पैसा में कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा है? तो ये इनमें से सभी, पूर्वदत्त, किराया, प्राप्य बिल और रोकड़, ये सभी है, इनमें से सभी। लेखांकन की कौन सी शाखा में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन बी, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में वस्तुओं से और सेवाओं से उत्पादन का लागत ज्ञात किया जाता है, कि कितना उसको कॉस्ट पड़ा उसको बनाने में। 28 नंबर, लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है? आंतरिक मतलब कि कोई बिजनेस है तो उसके अंदर में कौन उपयोग कर रहा है? तो यहाँ ऑप्शन बी होगा, प्रबंधक, मैनेजर। बाकी जो लेनदार और ग्राहक है, ये आंतरिक नहीं, ये बाहरी है। वो लोग भी उपयोग करते हैं, पर वो बाहरी है, इसलिए वो नहीं होगा। आगे देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जाता है? तो लेखांकन को व्यापार की भाषा कहा जाता है। ऑप्शन सी। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व है? चालू दायित्व मतलब 1 साल से पहले उसको चुका दिया जाता है। तो ऑप्शन सी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविक्रय। ये, और बैंक जनरली हम लोग को देती है 3 महीना के लिए। मान लीजिए आपके खाते में 10,000 है और बैंक आपको और ज्यादा निकालने का सुविधा देती है, जैसे कि आप 12,000 निकाल सकते हैं, तो वो जो 2,000 एक्स्ट्रा निकालेंगे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ।
तो ये बैंक जो है वो 1 साल से कम टाइम के लिए देती है। तो ये ऑप्शन सी होगा। 31 नंबर, निम्न में से कौन सी अस्थाई संपत्ति नहीं है? तो नहीं है, कौन सी नहीं है? तो सी ऑप्शन, कैश जो है वो, नगद जो है वो नहीं है, बाकी जो है वो अस्थाई है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। 32 नंबर, निम्न में से कौन सा व्यय नहीं है, कौन सा खर्चा नहीं है? तो ऑप्शन बी, आहरण, ड्राइंग। ड्राइंग होता है जो कि जैसे कोई मालिक जो ऐसे बिजनेस शुरू किया तो उस पैसा को वो कुछ पैसा निकालता है बीच में अपने यूज के लिए, तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। बाकी जो है वो बिजनेस का खर्चा है, इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी अस्थाई संपत्ति है? तो ऑप्शन ए, फर्नीचर। फर्नीचर जो है अस्थाई संपत्ति है, बाकी सब अस्थाई। 34 नंबर, निम्न में से कौन सा आय नहीं है? तो ऑप्शन सी, वेतन। बाकी सब जो है बट्टा प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, ये सब तो इनकम है, लेकिन वेतन देते हैं दूसरे को तो ये खर्चा है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। 35 नंबर, अंकेक्षण है शुरू होता है कहाँ? अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है जी? ऑडिटिंग होता है जब पूरा बिजनेस का अकाउंट जब बन जाता है, पूरा बैलेंस शीट सब बन जाता है, तो उसके बाद ऑडिटिंग होता है, मतलब उसका चेकिंग होता है सीए के द्वारा। सरकार चेक करवाती है कि हाँ सही है कि नहीं, सारा ट्रांजेक्शन सही हुआ है कि नहीं, तो ये ऑडिटिंग होता है। तो ऑडिटिंग कब शुरू होता है? तो ऑप्शन सी, जब लेखा कर्म खत्म होता है उसके बाद ऑडिटिंग शुरू होगा। जब सारा कुछ फाइनल अकाउंट सब बन जाएगा उसके बाद ना चेकिंग होगा बाबू, तो इसीलिए ऑप्शन सी होगा। 36 नंबर, आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि है जो, वो ऑप्शन बी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो फाइनेंशियल पीरियड होता है जो, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन बी, सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? तो अंतिम चरण जो होता है ना वो सूचना का संचार, सी होगा, कम्युनिकेट करना। ऑप्शन सी, सूचना का संचार। वित्तीय लेखांकन की सीमाएं है, वित्त लेखांकन की सीमाएं क्या है? सिर्फ मुद्रिक लेन देन का ही लेखा, मतलब हम लोग सिर्फ मुद्रा में जो ट्रांजेक्शन होता है उसी को लिखते हैं, बाकी सबको नहीं लिखते हैं। तो हाँ ये है, क्योंकि बाकी सबको नहीं लिखते इसलिए लिमिटेशन हो गया। सीमित अवधि का ही विवरण, हाँ, पहले 1 साल का बनाएंगे, फिर दूसरा साल में बनाएंगे तो उसमें फिर उसी साल का बनाएंगे, तो ये भी सीमा है। और लेखांकन सिद्धांतों के पालन में विविधता, तो ये सब, ये सारा कुछ होगा, ये सारा कुछ सीमा में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी। 39 नंबर, वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य है। मूल कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए, सभी व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करना। जो रिकॉर्ड करना होता है ना, जो पहले एंट्री करना होता है ना, वही होता है मूल का। तो ऑप्शन ए होगा। 40 नंबर, लेखांकन के लाभ है। लेखांकन के क्या लाभ है? तो लेखांकन के जो लाभ हैं वो है व्यावसायिक सूचनाओं की जानकारी देना, व्यापार के उचित मूल्यांकन में सहायक, ऋण लेने में सहायक। हाँ ये सभी है, ये सब कुछ इसके लाभ हैं। ये सब कुछ हम लोग लेखांकन से कर सकते हैं। 41 नंबर, बच्चों आइए देखते हैं 41 नंबर। लेख जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है तो लेखांकन जानकारी की कौन सी गुणात्मक विशेषताएं परिलक्षित होती है? तो ये होगा बोधगम्यता, अंडरस्टैंडेबिलिटी। जब कोई भी अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली प्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम लोग बहुत जल्दी समझ सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए होगा। 42, निम्न में से कौन सी चालू संपत्ति है? चालू संपत्ति कौन सी है? मतलब करंट एसेट, तो ये ऑप्शन सी होगा, बैंक। बैंक जो ये चालू संपत्ति है। 43, अंतिम खाते में शामिल है, तो ये सभी ऑप्शन डी होगा, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी। लेखांकन की विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं? लेन देनों का क्रमबद्ध रूप से लेखा करना, लेन देनों का मुद्रा के रूप में लेखा करना, लेन देनों का वर्गीकरण करना, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है। वित्तीय लेखांकन का कार्य है, वित्त लेखांकन कार्य क्या है? तो वित्त लेखांकन कार्य है ये सभी, ऑप्शन डी होगा। लेखात्मक कार्य
व्याख्यात्मक कार्य और संप्रेषणात्मक कार्य, सभी सभी इसके फंक्शन है, सभी कुछ हम लोग करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, समझते भी हैं और दूसरे को बताते भी हैं, इसलिए सभी होगा ऑप्शन डी। प्रबंधन लेखांकन प्रबंधों को मदद करते हैं। प्रबंधन लेखांकन मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर को क्या मदद करते हैं, तो सभी मैनेजमेंट कार्य में मदद करते हैं, तो ए होगा, सभी प्रबंधन कार्य में मदद करते हैं। 46 का ए। 47 लेखांकन चक्र में शामिल है, क्या शामिल है, तो रोजनामचा प्रविष्टि करना, खतौनी एवं शेष निकालना, अंतिम खाते बनाना, मतलब सब कुछ, जर्नल एंट्री भी बनाना है, लेजर एंट्री भी, बैलेंस भी करना है और फाइनल अकाउंट भी बनाना है, मतलब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। खाता के प्रकार है, खाता के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो ऑप्शन डी होगा, सभी है। व्यापारिक देयताएं क्या है, मतलब हम लोग जो भविष्य में किसको पैसा देंगे वो इनमें से कौन सा है, तो लेनदार और देय बिल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो लेनदार को जो हम लोग भविष्य में पैसा देंगे, और देय बिल भी जिससे हम लोग लेते हैं, मतलब जिससे हम लोग साइन करते हैं उसको भी पैसा देंगे, तो इसीलिए ये दोनों होगा, ऑप्शन ए। आर्थिक घटना है, आर्थिक घटना क्या है, तो जो भी पैसे से नापा जाए वो आर्थिक घटना है, तो माल का क्रय, माल को खरीदना, मशीन को खरीदना, ऑप्शन बी मशीन का क्रय, मशीन को खरीदना, ऑप्शन सी माल का विक्रय, मशीन माल को बेचना, ये सभी जो है क्या है, तो ये सभी जो है आर्थिक घटना, क्योंकि ये सबको हम लोग पैसे में नाप सकते हैं, इसीलिए। लाभ कमाने के लिए व्यवसाय के मालिक द्वारा निवेश की गई नगद, सामान या संपत्ति को कहा जाता है। मालिक कुछ भी लगाए बिजनेस में, चाहे पैसा लगाए, सामान लगाए या संपत्ति जो भी लगाए, वो सब पूंजी में आता है, तो ऑप्शन बी होगा। व्यवसाय में जो वस्तु खरीदी एवं बेची जाती है कहलाती है, तो माल कहलाती है, जो हम लोग हर दिन खरीदते बेचते हैं वो माल होता है, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष के अंत में बचा हुआ बिना बिका हुआ माल क्या कहलाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हिंदी में अंतिम रहतियां, ऑप्शन ए होगा। नगद लेन देन पर दी जाने वाली रियायत छूट है, तो क्या है, तो नगद लेन देन पे हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं, मतलब ऑप्शन ए नगद छूट, नगद छूट होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जो खरीदी गई वस्तुओं या प्राप्त सेवाओं के लिए नगद मूल्य का भुगतान नहीं करता है, वो क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी को हम लोग सामान बेचे, या फिर कोई हम लोग से सर्विस लिया, बिजनेस हम लोग का है, और वो तुरंत पैसा नहीं दिया, तो नहीं दिया मतलब भविष्य में तो देगा, अब भविष्य में जहाँ से पैसा आने वाला उसमें से क्या है, तो इसमें से वो ऑप्शन सी डेप्टर, उसको देनदार बोलते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। 56 निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक लेन देन नहीं है, तो जिस देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए व्यवसाय के लिए 20,000 का मशीन खरीदा गया, तो व्यवसाय के लिए खरीदा गया, इसलिए ये ऑप्शन ए है। कर्मचारियों के वेतन के लिए भुगतान करना, कर्मचारियों को वेतन दिया गया, इससे भी बिजनेस चलेगा, क्योंकि कर्मचारियों को पैसा देंगे तभी ना बिजनेस चलेगा बच्चों, इसीलिए ये भी है। अपने निजी बैंक खाते से बेटे की फीस का 10,000 भुगतान किया, तो ये नहीं है, क्योंकि ये अपने निजी पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है, तो अंतिम चरण मतलब कम्युनिकेट करना, मतलब सूचना को देना, दूसरे को देना, तो ऑप्शन सी होगा, सूचना का संचार। बिना किसी भौतिक अस्तित्व के लेकिन मूल रखने वाली दीर्घकालीन संपत्ति कहलाती है, मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जो असली में जो एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन उसका वैल्यू होता है, तो वो क्या है, तो वो होता है इनटेंजिबल एसेट, जिसको छू नहीं सकते, अमूर्त संपत्ति। इसका वैल्यू होता है लेकिन हम लोग इसको छू नहीं सकते, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कोई कंपनी का ट्रेडमार्क, लोगो, कॉपीराइट, ये सब हो गया ऐसे। 59 नंबर है। वित्त लेखांकन का मूल कार्य है, वित्त लेखांकन मूल कार्य क्या है, तो मूल कार्य होगा सभी व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करना, जो रिकॉर्ड करते हैं ना वही है मूल कार्य। पहले रिकॉर्ड करेंगे तभी ना कुछ करेंगे बच्चों, आगे प्रक्रिया, इसीलिए वो मूल कार्य हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है, तो अंतिम चरण मतलब सूचना को देना, तो सूचना का संचार करना, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
वे संपत्तियां जिन्हें कम अवधि यानी 1 वर्ष या उससे कम समय में आसानी से नकदी में परिवर्तन किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? तो 1 साल से कम मतलब करंट एसेट। तो ऑप्शन ए वर्तमान संपत्ति। कॉपीराइट, पेटेंट और ख्याति किसके उदाहरण है? तो ये सब ऑप्शन सी अमूर्त संपत्ति, जिसको छू नहीं सकते लेकिन वैल्यू होता है, तो उसके हैं। तो इंटेंजिबल एसेट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किसे खाता बही में लेखा नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन सी स्टाफ की गुणवत्ता। बाकी जो है माल का बिक्री, वेतन का भुगतान, मशीन खरीदरी, ये सब पैसा में करते हैं, पर एक स्टाफ का जो गुणवत्ता होता है वो पैसा में नहीं तोल पाता है, इसीलिए वो नहीं आएगा। व्यवसायी द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए निकाली गई राशि है। जो अपने निजी उपयोग के लिए, मान लीजिए कोई मालिक पैसा निकालता है बिजनेस से, तो वो उसको ड्राइंग बोलते हैं, उससे उसका पूंजी थोड़ा सा घटता है ना। तो कुछ समय के लिए जो निकालता है फिर से वापस वो रख देगा, तो जो कुछ समय के लिए निकालता है उसको ड्राइंग बोलता है, जिसको आहरण कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं बच्चों। लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी, सामान या संपत्ति को कहा जाता है। मालिक कुछ भी लगाए, पैसा लगाए, संपत्ति लगाए, माल ला दे, कुछ भी दे, उसको पूंजी कहते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। संपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि में नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, अल्प अवधि मतलब 1 साल से कम, उसको करंट एसेट बोलते हैं, मतलब चालू संपत्ति। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। लेखांकन के बाह्य उपयोगकर्ता है। बाह्य उपयोगकर्ता मतलब बिजनेस से बाहर। तो कौन कौन है? तो मजदूर संघ, बैंक, जनता, सभी। तो ये सभी होगा, ऑप्शन डी। क्योंकि बैंक भी देखते हैं, मजदूर भी देखते हैं, और जनता, तीनों तीनों देखते हैं बिजनेस के अकाउंट्स को भविष्य में उसमें निवेश करने या फिर और कुछ काम के लिए। तो ऑप्शन डी होगा। 68 नंबर। एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? तो वित्तीय लेखांकन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको ऑप्शन बी। लेखांकन की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा बताती है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए खाते में हेरफेर किया जा सकता है? खाते में हेरफेर मतलब उसको मैनिपुलेट करना, तो इसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी होगा। लेखांकन से विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, मतलब उसको गलत दिखाया जा सकता है, तो उसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी विशेष दिन पर व्यापार का न बिका माल कहलाता है। तो इसको अगर नहीं बिका, मान लीजिए कि नहीं बिका, तो वो रह गया बिजनेस में, तो उसको स्टॉक कहते हैं या फिर इन्वेंट्री, हिंदी में रहतिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने पहला चैप्टर का 70 क्वेश्चन किया है। आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, और कुछ कुछ का जो आंसर जो है वो ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, तो उसको